हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार एग्जाम योद्धा में स्वागत है। यह वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो बिहार स्पेशल का मैराथन होगा। और आपको जान के खुशी होगा कि ये जो बीपीएससी 72nd आने वाला है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और बीपीएससी 72वीं और बीएसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है लाइक बीएसओ और सीजीएल 10+2, और यह उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी बिहार पुलिस के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि बिहार पुलिस का वो जेल वार्डन करके है और ऑपरेटर है। तो जो भी एग्ज़ाम्स हैं लगातार लगे हुए, कक्षपाल और ये सब कई एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में। तो इस बात को समझिए कि बिहार का जो एग्ज़ाम होगा सभी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और इसे केवल सुनते जाइए और यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स भी बनाते जाइए, और यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बिहार के ज्योग्राफी से। बिहार का भूगोल, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल मैराथन वीडियो है, लगभग 1-2 घंटे का होगा और आपके लिए यह एक रामबाण की तरह कार्य करेगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि बीपीएससी में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग। तो हमको लग रहा है किसी भी बिहार के एग्ज़ाम जो भी आप देखेंगे उसमें बिहार स्पेशल का वेटेज 20 से 25% होता ही है। और उसमें भी जो बिहार की ज्योग्राफी है और बिहार का हिस्ट्री, यह लगभग 60% कवर करता है, 60 से 70। और जो 30% बच जाता है वह पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेन सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे, ये हम लोग करंट में पढ़ाएंगे, बताएंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लस सेंसस, यही होता है इकोनॉमिक सर्वे। इससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं आता है। पॉलिटी में कुछ बेसिक होंगे जिसको मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यह समझ जाइए कि बिहार भारत में अवस्थित है, भारत में सिचुएटेड है। और क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसलिए बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि बिहार का जो अब स्थिति है वह है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 83 डिग्री 99 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। तो इस बात को समझ जाइएगा कि देशांतरीय विस्तार यह है और अक्षांशीय विस्तार जो है वह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। तो इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि बिहार का ज्योग्राफी अक्षांशीय, यह देशांतरीय है और यह अक्षांशीय। अक्षांशीय का मतलब होता है लैटिट्यूड और यह है लॉन्गिट्यूड। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। बिहार लगभग 96,000
163, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितना? 96,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला राज्य है झारखंड से बटने के बाद। यह जो करंट एरिया है बिहार का वह है। यह लगभग भारत का 2.86% है एरिया। कुल 22 जिलों की सीमा राज्य की सीमा से लगती है। टोटल कितने जिले ऐसे हैं जो राज्य की सीमा पे लगते हैं? वह है 22 जिला। और वह कौन कौन से हैं इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं, क्योंकि कैमूर बिहार से रहने वाला हूँ, तो वहीं से शुरू करता हूँ। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, फिर पुनः कैमूर आ गए। अब जो महत्वपूर्ण है उसे समझ लीजिए कि 8 ऐसे ज़िले हैं जो यूपी से बॉर्डर लगाते हैं। उनमें कौन कौन है? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये जो है कि उत्तर प्रदेश से लगता है। और अब नेपाल से कौन कौन से लगते हैं उसे समझ लीजिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस बात का ध्यान रखिए कि जो पूर्वी चंपारण है उसे ही बापू धाम कहा जाता है और वही मोतिहारी है। और जो पश्चिमी चंपारण है जो यूपी से बॉर्डर लगाता है और नेपाल दोनों से, उसे उसका हेड क्वार्टर जो है वो बेतिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो वेस्ट बंगाल से ज़िले लगते हैं उनको समझ लीजिए। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो वेस्ट बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं? मात्र 3 ज़िले। यूपी से कितने हो गए? 8। नेपाल से कितने हो गए? 7। ये सब लिखते जाइएगा प्लीज़। इतना डिटेल में कोई नहीं आपको समझाने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको समय बिताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, वह इतने कम समय में 1 से 2 घंटे में कोई भी बताने वाला नहीं है आपको। आपका समय ज़्यादातर नुकसान कराया जाता है और ऐसे कंटेंट को दिया जाता है। मैं तो शॉर्ट्स भी काफ़ी अपलोड कर रहा हूँ जो बहुत सारा मेहनत करके बनाना पड़ता है। और आपके लिए वह चाहे हिस्ट्री का कंटेंट हो, वह चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, तो इन सब के लिए मैं शॉर्ट्स में, लॉन्ग वीडियोस में मैं अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो यू शुड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। तो नेपाल से कितने हैं? 7। अब झारखंड से कितने हैं? 8। वह मैं बताया कौन कौन से हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है। और कटिहार। तो और वेस्ट बंगाल से कितने हैं? 3। से झारखंड से जीएच मतलब झारखंड समझ जाइएगा। और 3 जो हैं वो वेस्ट बंगाल से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह मेरे दोस्त वो पढ़ने वाले हैं बिहार का भौतिक क्षेत्र, फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे हम बिहार का। तो बिहार में एक बात तो जान जाइए कि जो गंगा का मैदान है वह लगभग 90 से 95% के बीच में है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है। अब जो बचा 5 से 8% के बीच में, वो जो माउंटेन्स रेंजेज हैं, वह चाहे विंध्यन रेंज हो या फिर खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्र हो, तो प्लेटू रीजन्स हों या फिर नॉर्थ में शिवालिक क्षेत्र हो, तो इन सब का स्टडी हम लोग करेंगे। तो बिहार के भौतिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से अपवाह तंत्र, वर्षा, मिट्टी तथा जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किस किस भाग में? अपवाह क्षेत्र,
पहला। दूसरा है वर्षा, क्या है, रेन। और मिट्टी तथा जलवायु, सॉयल एंड क्लाइमेटिक जोन, जलवायु। जलवायु के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, वह है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी। अब ध्यान दीजिए कि जो शिवालिक क्षेत्र है यह हिमालय पर्वत का नवीनतम निर्मित भाग है। बिहार में शिवालिक श्रेणी की अवस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में है। यह पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण में फैली हुई है। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः जो जिन डिविजन्स में बटी हुई है वह है हराहा घाटी, जिसे दून घाटी भी कहा जाता है। दून मतलब देहरादून में ही नहीं है, दून एक जोग्राफिकल फीचर होता है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दून हमारे बिहार में भी है, उसे कहा जाता है रामनगर दून या हराहा घाटी। नेक्स्ट इज सोमेश्वर श्रेणी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोमेश्वर श्रेणी को। यह त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी तक लगभग 75 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और भैंसा लोटन से भिखना ठोरी तक इसका अवस्थिति है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी 800 लगभग 870 मीटर है और सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है, एवरेज हाइट जो है, वह 400 मीटर के आसपास है। और इसमें जो इसे दक्षिण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिम चंपारण में फैली हुई है, जो रामनगर दून के नाम से जानी जाती है। तो रामनगर दून जो है वह क्या है, यह श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर ही तक है और यह पश्चिमी चंपारण में फैली हुई है। और जो हराहा घाटी या दून घाटी है, यह घाटी रामनगर दून एवं सोमेश्वर घाटी के मध्य में है और यह घाटी लगभग 24 किलोमीटर लंबी है। इसे हराहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर के लगभग होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को स्टडी नहीं रटना नहीं है, लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे समझ जाना है। अब जैसे पूछेगा कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो क्या आप लगा देंगे कि बांका भागलपुर में है? ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को समझते जाइएगा कि मेजर चीज़ें कहाँ सिचुएटेड है। अब गंगा का मैदान। मेरे दोस्त, गंगा का मैदान पढ़ने से पहले इसे समझ लीजिए कि बिहार एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है और यह फर्टिलिटी बिहार को न केवल प्रॉस्परस बनाती है बल्कि एक फूड सिक्योरिटी के लिए भी कहीं न कहीं बड़ा ही सेंसिटिव वो है कि जहाँ मतलब बिहार में कम से कम फूड क्राइसिस तो नहीं होगा। हालाँकि जितना बड़ा पॉपुलेशन है उसको हैंडल करना कहीं न कहीं एक बड़ा दिक्कत तो है ही है। आज भी बहुत सारा गरीबी है, बहुत सारा गरीबी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इंडिया में हम लोग सबसे पीछे हैं लगभग। बहुत मामलों में कुछ थोड़ा-सा अच्छे हैं, अदरवाइज़ लगभग सबसे पीछे हैं। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक सामाजिक। लेकिन बिहार को एक चीज़ है कि फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो वह गंगा का मैदान हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इंडो गंगेटिक मैदान का विस्तार है, जो बिहार का लगभग 95% है। लगभग 90 से 95%। गंगा के मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वह है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो इस बात को समझिएगा कि 2 डिवीज़न है, एक गंगा जी बीचों बीच से लगभग जाती हैं, तो उत्तरी जो क्षेत्र है वो लगभग 52% है और दक्षिणी ढाल जो है वो लगभग 48% है। 48 सॉरी लगभग 43 के आसपास।
तो दक्षिणी क्षेत्र जो है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर है और उत्तरी क्षेत्र जो है वह 56,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जिसका ढाल लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ देता है, वो जब समुद्र से ऊंचाई पूछ दिया था कोसी मैदान का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम लोग पढ़ लें कि कुछ प्रमुख पहाड़ और उसके नाम, जैसे कि कैमूर की पहाड़ियाँ, जहाँ हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लाइमस्टोन और पाइराइट, गंधक। तो अधिकतम ऊंचाई जो है वह रोहतासगढ़ किला के आसपास आती है और लगभग 450 मीटर के आसपास ऊंचाई है। तो इसलिए सेकंड जो है वह रोहतास का आमजोर पहाड़ियाँ, और उसके बाद गया जी की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जिसे हम लोग को जानना है और याद रखना है। पहला है भूतशैल पहाड़ियाँ, रामशैल हिल्स, तपावन पहाड़ियाँ, कटारी पहाड़ियाँ, ब्रह्मयोनी, जिसे आपको याद रखना है, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ, बराबर पहाड़ियाँ जिसमें बराबर गुफाएं बनवाई गई थी आजीविकाओं के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रेतशिला पहाड़ियाँ भी महत्वपूर्ण है। अब पढ़ेंगे हम लोग नालंदा, जो कि राजगीर के क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि एक समय में एंशियंट में राजधानी भी हुआ करता था बिहार की। तो उसके पहाड़ियों को हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है वह है मुंगेर खड़ागर मुंगेर का जो पहाड़ियाँ है गिद्धेश्वर पहाड़ी, और बांका का मंदार पहाड़ियाँ, और भागलपुर की राजमहल पहाड़ियाँ, और जहानाबाद का बराबर पहाड़ियाँ, नागार्जुन पहाड़ियाँ, और उदयगिरी रत्नागिरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, नालंदा में रत्नागिरी पर ही शांति स्तूप एवं रोपवे है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। तो बिहार की जो भूवैज्ञानिक संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वह बिहार के संरचनात्मक चट्टानें को 4 भागों में बांटता है। पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो सबसे पुरानी है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, और तृतीय क्रम की चट्टानें, और चतुर्थ क्रम की चट्टानें। तो जो धारवाड़ है मेरे दोस्त, वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन चट्टानों को कहा जाता है। इनका निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुआ था। यह औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेरपुर, लखीसराय, शेखपुरा के क्षेत्रों में अवस्थित हैं। इन क्षेत्रों में चट्टानी खनिज उपलब्ध है तथा लौह अयस्क स्लेट बॉक्साइट अभ्रक भी उपलब्ध है। विंध्यन चट्टानें जो हैं, इनका विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में है। यह भी कैम्ब्रियन पूर्व युग का उदाहरण है। इसका विस्तार कैमूर, औरंगाबाद एवं रोहतास में है। यह मुख्यतः बलुआ पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, इन सभी के खनिजों के लिए जाने जाते हैं। और तृतीय क्रम की जो चट्टानें हैं, उनका विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में है। मुख्यतः यह पश्चिम चंपारण में अवस्थित हैं और यहाँ बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। चतुर्थ क्रम की चट्टानें यह बिहार के गंगा मैदान में अवस्थित हैं। यह नवीनतम निर्मित चट्टानें हैं। इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण एवं छोटा नागपुर पठार के उत्तर मध्य है। यहाँ कोई खनिज नहीं पाए जाते। और पढ़ेंगे हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु, क्लाइमेट, बिल्कुल ध्यान से आप सुनते जाइए। आपको यह बीपीएससी में इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो कहेंगे मेरे दोस्त, यह बीपीएससी ही नहीं, जो बीएसएससी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है जून में,
जेल वार्डन है और कक्षपाल है, तमाम कई पोस्ट हैं, ऑपरेटर है। तो इन सभी के लिए अगर जहाँ भी जीएस या बिहार स्पेशल आ रहा होगा, मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसलिए आप लगातार केवल सुनते जाइए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं उसे नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है बिहार में, क्योंकि पूरे भारत में ही मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में ही बिहार है, तो उसमें भी कहीं न कहीं उसी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अक्षांशीय विस्तार के अनुसार बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय प्रभाव भी पाए जाते हैं। इसके पूर्व में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिम में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। और जो बिहार में है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के वे अब बंगाल शाखा से जो उठती है, वहाँ से बारिश बिहार में होता है। बिहार में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून ही कराता है। मानसून जून के मध्य में बिहार में प्रवेश करता है और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग CWD तथा दक्षिणी भाग AWD प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। और सी जो है उसमें गर्म शीतोष्ण को दर्शाता है और W शुष्क शीतकाल और जी गंगा का मैदान। तो जो हम लोग के यहाँ विंटर होती है वह ड्राई विंटर होती है, तो दरअसल उसी को W रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं डिस्कस किया। और अब क्लाइमेट जोन के बारे में समझ लीजिए, बिहार में कितने क्लाइमेट जोन पाए जाते हैं। तो बिहार अगर मान लीजिए यह उसका मैप है लगभग, तो बिहार में 3 क्लाइमेट जोन मुख्यतः होता है। जोन 1, जोन 2 और जोन 3। तो जोन 3 में भी 2 मेजर पॉइंट है, ए और बी। तो 3 बी और 3 ए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो महत्वपूर्ण है वह है अपवाह तंत्र और रिवर सिस्टम, पूरा हम लोग पढ़ेंगे बिहार का, जिससे निश्चित तौर पे बिहार स्पेशल में जब भी किसी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल आया हो और नदी तंत्र ना आया हो, रिवर सिस्टम ना आया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इस वजह से समझ जाइए जो बिहार स्पेशल के लिए रिक्वायरमेंट है उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम। तो उसमें जो पहली महत्वपूर्ण नदी है उसी की सब ट्रिब्यूटरी है, वह है गंगा नदी। तो यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जैसा कि हम जानते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसका कुल प्रवाह 445 किलोमीटर ही है। और गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है। तो गंगा नदी के किनारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी आपको याद रखना होगा। गंगा नदी का प्रवाह बिहार के लगभग 12 जिलों में है। तो ये महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिए। और इसके जो किनारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें है बक्सर, जहाँ एंट्री करती है, और सारण जो छपरा है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। गंगा नदी का प्रवाह बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर है और हिमालय पर्वतीय नदियाँ या उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं, उत्तर बिहार से जो गंगा में आके मिलती हैं, उनमें जो प्रमुख नदी है वह है घाघरा। जो सरजू है, उत्तर प्रदेश में सरजू नदी है, जहाँ अयोध्या अवस्थित है, वही नदी बिहार में आती है, उन्हें घाघरा के नाम से जाना जाता है। यह छपरा में प्रवेश करती हैं और नहीं, सिवान में प्रवेश करते हैं, सॉरी, और छपरा में गंगा में जाके मिल जाती है। इनका अन्य नाम जो है वह महत्वपूर्ण याद रखिएगा, रामप्रिया,
सरयू जो अभी हम डिस्कस किए, देविका और दीविका। क्योंकि गंडक का जो ना एक बार नदी का नाम पूछ लिया था 69 में, गंडक को नारायणी कहा जाता है, तो वह पूछ लिया था। यह नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के हिमनद से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 630 किलोमीटर है, लेकिन यह बिहार में केवल 260 किलोमीटर ही बहती है। गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह नदी हाजीपुर वैशाली में गंगा में मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी बनाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे ही शालिग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी या सदा नीरा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक जो है, यह नदी पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। इस नदी की लंबाई कुल 300 किलोमीटर के आसपास है। इसका संपूर्ण भाग बिहार में ही प्रवाहित होता है। यह नदी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से होकर बहती हुई खगड़िया में यह नदी गंगा में मिल जाती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण भी मानी जाती है। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वह है बागमती कमला। तो यह नदी का उद्गम नेपाल में महाभारत श्रेणी में है और यह बिहार के सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है। और वहीं कमला जो है बिहार के मधुबनी में प्रवेश करती है। और खगड़िया में यह गंगा में मिल जाती है, कौन? बागमती। और यह नदी मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय होकर जाती है और गंगा में पुनः यह मिल जाती है। इसे ही कमला बलान के नाम से जाना जाता है। नदी की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है कमला का, और बागमती नदी का 394 किलोमीटर। जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बिहार के लिए, शोक मानी जाती है, वह है कोसी नदी। इसका उद्गम गोसाई धाम काठमांडू से होता है और बिहार के सुपौल में यह प्रवेश करती है। कोसी नदी का अन्य नाम सप्तकोसी भी है। यह लगभग 700 किलोमीटर की है। बिहार में इसका लगभग 260 किलोमीटर है। सॉरी, कोसी नदी बार बार मार्ग बदलने के नाम से जानी जाती है और यह बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। दक्षिण में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं ना, उसे आप ध्यान से समझिएगा। एक और नदी है उत्तर में, महानदी, महानंदा। महानंदा नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से ही निकलती है और महानंदा बिहार में गंगा की पूर्वी सहायक नदी है। यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा भी बनाती है और बिहार में महानदी की कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह नदी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से बहती है। महानंदा नदी मणिहारी, कटिहार में गंगा में मिलती है। और दक्षिण बिहार की नदियाँ, इन नदियों का उद्गम छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से होता है। अधिकांश नदियाँ मानसूनी हैं और दक्षिण बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन एवं फाल्गु दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। कर्मनाशा जो है, यह नदी बार बार पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। यह नदी कैमूर पहाड़ियों विंध्यन श्रेणी से निकलती है। कर्मनाशा नदी बक्सर एवं कैमूर जिलों से होकर बहती है और कर्मनाशा नदी चौसा, बक्सर में गंगा में जाकर मिल जाती है। और सोन जो है, वह सोन नदी मध्य प्रदेश के अचानकमर अमरकंटक श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास जिले में प्रवेश करती है। सोन नदी रोहतास, अरवल, भोजपुर, पटना जिलों से होकर बहती है और सोन नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। डेहरी ऑन सोन में सोन नदी पर 1873-74 में पुल बना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक बड़ा पुल है। और सोन पर बिहार की सबसे पुरानी नहर भी है। पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नहर कहलाता है। और कोइलवर पुल का दूसरा नाम अब्दुल बारी के नाम पर है। अब इससे ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी। और एक और रिवर है फाल्गु, उसे भी देख लीजिए। फाल्गु जो है वो छोटा नागपुर के हजारीबाग प्लाटू से निकलती है और फाल्गु नदी बिहार में गया जी में प्रवेश करती है। नीलंजना नदी और मोहना नदी, सॉरी,
बोध गया में मिलकर फाल्गु नदी का निर्माण करती हैं और नीलांजना नदी बोध गया में मोहाना से मिलती है और फाल्गु नदी गया जी एवं जहानाबाद से होकर बहती है। यह जहानाबाद में बराबर पहाड़ियों के समीप दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और लगभग 150 किलोमीटर का इसका लेंथ है। हिंदू धर्म के अनुसार यह बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि गया जी में पिंड श्राद्ध इस नदी पर ही होता है, तो इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार की मिट्टी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी, किसी भी क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण वहाँ की जलवायु, चट्टानों, नदियों, तापमान आदि पर निर्भर करता है। बिहार की 90% मिट्टी जलोढ़ है, एलुवियल सॉइल है क्योंकि गैंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान। बिहार की प्रकृति के अनुसार ऐसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार की मिट्टी, उत्तरी मैदान की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी, दक्षिणी गंगा मैदान की मिट्टी। और मुख्य रूप से जो है वह है पहला पिडमॉन्ट या दलदली मिट्टी, जो नॉर्थ में और वेस्ट में पाई जाती है। यह बिहार के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है और यह चंपारण से गोपालगंज तक फैली हुई है। मुख्यतः यह चंपारण से गोपालगंज तक फैली हुई है। यह गन्ने के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी औसत या मध्यम उर्वरता वाली होती है। यह बिहार के उत्तरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज तराई मिट्टी। यह बिहार के उत्तरी सीमा क्षेत्र में तराई के नाम से फैली हुई है और इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक होता है। मतलब ये जो नॉर्थ बिहार है, ये जो पार्ट है ये तराई बेल्ट है, हिमालय का फुट हिल जिसे कहा जाता है, हिमालय का फुट हिल, यह तराई बेल्ट। इसमें गन्ने की खेती बहुत आयत में की जाती है और यहाँ चावल गन्ना मुख्य फसल है। यह मिट्टी थोड़ा एसिडिक होती है और मृदुल होता है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग बलसुंदरी या दोमट। यह चंपारण, सारण, गोपालगंज एवं सिवान जिलों में फैली हुई है और यह पूर्णिया, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है। यह मिट्टी मक्का, आम और तंबाकू एवं लीची की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी का रंग हल्का पीला होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार उत्तरी बिहार के समतल मैदानों में है। इस मिट्टी का निर्माण घाघरा गंडक दोआब और गंडक बागमती दोआब के बीच है और बागमती कमला दोआब और कोसी महानंदा दोआब के मध्य भी पाया जाता है। यह उच्च उर्वरकता शक्ति वाली मिट्टी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः उत्तर बिहार के बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है और धान, जूट, गन्ना एवं सब्जियों के लिए उपयुक्त होती है। इसे खादर कहा जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल जिसे कहा जाता है। जो न्यू डिपॉजिट होते हैं उसे न्यू एलुवियल सॉइल को ही खादर कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दक्षिण बिहार की अगर मिट्टी को हम लोग समझें तो उसमें मुख्यतः ताल होती है। ताल क्या है? यह गंगा के दक्षिण में बक्सर से मुंगेर तक पाई जाती है। बक्सर से मुंगेर तक 5 से 7 किलोमीटर की जो पट्टी है उसे ही ताल कहा जाता है। ये जो बिहार का मैप है अगर मोटा मोटा समझें, यह जो बक्सर और ये मुंगेर वाला बेल्ट है, यह गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं। तो ये जो 5-7 किलोमीटर का पैच है यहाँ से बक्सर से लेकर मुंगेर तक, यह ताल है, ताल कहलाता है। और
पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण बिहार के मैदानों में पाई जाती है और यह मिट्टी भी नदियों द्वारा निर्मित होती है। गया जी पुरानी जलोढ़ जो है गया जी, जहानाबाद, नालंदा, पटना, अरवल एवं रोहतास पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मुख्य ज़िले हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है जिसे बांगर, खादर जिसे हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल को कह रहे थे, तो बांगर किसे कहा जाता है? ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसे बांगर कहा जाता है। तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें धान, सब्जी, दाल, दलहन का बहुत काफ़ी खेती होता है इसमें, और फल। इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी जो है यह दक्षिण पठारी क्षेत्र की एक प्रमुख मिट्टी है और इस प्रकार की मिट्टियों में मुख्यतः लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा होता है। यह गुणवत्ता में मध्यम गुणवत्ता वाली होती है और यह कैमूर एवं रोहतास में पाई जाती है। बलधर मिट्टी, जैसे बलसुंदरी नॉर्थ में थी वैसे साउथ में बलधर मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में पाई जाती है और यह मिट्टी गया की पहाड़ियों, नवादा की पहाड़ियों, नवादा, नालंदा एवं जमुई में भी पाई जाती है। इसमें भी लौह अयस्क होता है और इस प्रकार की मिट्टी में रेत एवं चट्टानी कण पाए जाते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि जमुई में जो करमतिया गांव है वहाँ गोल्ड रिजर्व है और यह कहीं न कहीं बलधर मिट्टी से भी संबंध है उस गांव का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉयल, लाल मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, गया जी एवं नवादा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी बिहार की दक्षिण सीमा पर फैली हुई है। यह मिट्टी उच्च तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होती है और बिहार के खनिज 15 नवंबर 2000 सन को झारखंड नाम का जो राज्य गठन हुआ उसके बाद 96% खनिज बिहार से झारखंड में ही चला गया। तो बिहार में जो खनिज भी है वह इस बेल्ट में है, खड़गपुर की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसी क्षेत्र में है बिहार में। तो बिहार में जो खनिज का मुख्यतः वह है कि चूना पत्थर जो और पाइराइट जो है वह कैमूर, रोहतास में पाया जाता है। अमझोर की पहाड़ियों में, और सीमेंट कारखाने जो है वह डालमिया नगर रोहतास में भी हैं और कल्याणपुर सीमेंट रोहतास में और श्री सीमेंट औरंगाबाद में। पाइराइट जो है वह रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त होता है और पाइराइट से सल्फर बनाया जाता है। डोलोमाइट भी विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और बॉक्साइट जो है वह रोहतास एवं मुंगेर में पाया जाता है। जो एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। और लौह अयस्क जो है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, दक्षिणी पठार क्षेत्र में पाया जाता है। गया जी, नवादा, नालंदा, मुंगेर में मिलता है और हेमेटाइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जो अयस्क है लौह का बिहार में वह है हेमेटाइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभ्रक जो है वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होता है और वह अधात्विक है, नॉन मेटल है, ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। नालंदा, गया जी, मुंगेर, जमुई में पाया जाता है। लिथियम का भंडार गया जी में है, खनन नहीं किया गया है। यूरेनियम का भंडार गया जी में ही उपस्थित है। सोना, जैसा कि हम डिस्कस किए, जमुई, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। तो जमुई ज़्यादा फेमस है, कई बार बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। स्लेट खड़गपुर की पहाड़ियों में, जैसे कि मुंगेर। पेट्रोलियम जो है वह रिफाइनरी पश्चिमी चंपारण एवं बरौनी, बेगूसराय में है। सिलिका जो है वह भागलपुर में पाया जाता है। कांच बनाने के लिए उद्योग में प्रयुक्त होता है। चाइना मिट्टी जो है भागलपुर में पाया जाता है और ग्रेनाइट क्रशर कारखाने में प्रयुक्त होता है। पड़जाइट बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। गया जी, नवादा, औरंगाबाद में पाई जाने वाली चट्टान का प्रकार है और कोयला भागलपुर में भंडार है उसका। फेल्डस्पार चट्टान जो है गया में पाया जाता है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का 60% है। बिहार के जो प्रमुख अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल के बाद,
वह है झरने। तो बिहार में जो राजगीर में झरने हैं उन्हें प्रमुख रूप से समझ जाइए, ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड और गोमुख कुंड। इस बात का ध्यान रखिए कि जो बिहार में मलमास का एक मेला लगता है वो इस समय लगा हुआ है, तो करंट जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे भी डिस्कस करेंगे। मलमास के मेले में यही राजगीर में ब्रह्मकुंड में लोग स्नान करने जाते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार। तो गया जी में जो है वह अग्नि कुंड है और मुंगेर में राम कुंड, सीता, लक्ष्मण, ऋषि, भीम और श्रृंगार कुंड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिंचाई जो है वह बिहार की क्या है, प्रमुख फसल उपजाने के लिए प्रयुक्त होने वाली कार्य है। तो हमारे यहाँ जो 74% जनसंख्या है वह अभी भी कृषि पर ही निर्भर है और यहाँ भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ की बिहार में एवरेज 48% इंगेजमेंट है, 48% इंगेजमेंट है एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स का, वहीं बिहार में 60+ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार में लोग ज़्यादातर कृषि में ही इंगेज हैं। और सिंचाई के स्रोत जो है बिहार में वह है नहरों, तालाबों, ट्यूबवेल एवं कुआओं के द्वारा की जाती है। नहर से लगभग 30%, ट्यूबवेल से लगभग 63%। और बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 54.94 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास में है 3.4 लाख हेक्टेयर और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र शिवहर में है 0.2 लाख हेक्टेयर। कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजना को समझेंगे जो नहर विकसित की गई हैं ताकि सिंचाई की जा सके। तो नदी घाटी परियोजनाओं में गंडक सबसे प्रमुख है। गंडक के जो गंडक नदी है वहाँ भैंसा लोटन के पास ईस्ट त्रिवेणी कैनाल और वेस्ट त्रिवेणी कैनाल बनाया गया है। जो ईस्ट त्रिवेणी कैनाल है वह बिहार के प्रमुख जिलों को सींचती है और जो वेस्ट त्रिवेणी कैनाल है वह बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी सींचती है। यह पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों को सींचती है। पश्चिमी जो है पूर्वी और पश्चिमी जो है वह कुछ जिले उत्तर प्रदेश, कुछ नेपाल और पश्चिमी चंपारण गोपालगंज को सींचती है। और जो कोसी का परियोजना है वह 1954 में भारत सरकार एवं नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर शुरू की गई थी। यह 1965 में पूरी हुई। इस परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहर है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर। राजपुर से मधेपुरा, सहरसा, सुपौल को पानी जाता है और पूर्वी कोसी नहर पूर्णिया तथा अररिया में, पश्चिमी कोसी नहर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल में। और सोन परियोजना जो है वह थर्ड इम्पॉर्टेंट है। सोन नहर का निर्माण 1873-74 में हुआ था जब वहाँ पे ब्रिज का भी निर्माण हुआ था। सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, गया जी पूर्वी जो है वह के द्वारा पानी जाता है और पश्चिमी के द्वारा रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। अब प्रमुख जो जलप्रपात है वह है काकोलत जलप्रपात। यह नवादा जिले में शहर के दक्षिण पूर्व में काकोलत की पहाड़ियों पर स्थित है। काकोलत जलप्रपात लोहार नदी का भाग है। इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई 47 मीटर है। और सुखलधारी जलप्रपात जो है यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है। यह कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। और थर्ड है दुर्गावती जलप्रपात। यह जलप्रपात के छनपार गांव के समीप फुलवरिया नदी पर 91 मीटर ऊंची अवस्थिति है। नेक्स्ट इस दूतला भवाली, वह है मझार कुंड रोहतास, तलहाड़ कुंड कैमूर और काशिश जलप्रपात सासाराम। और धुआं कुंड जलप्रपात जो है यह है सासाराम के ताराचंडी में अवस्थित है। तो इसमें से जो हम लोग महत्वपूर्ण था वह डिस्कस किए। उसके बाद जो है वह झील में प्रमुख है, 3 झीलों को पढ़ना है। सिमरी झील जो है बख्तियारपुर में है और कांवर झील जो है वह बेगूसराय में है और गोगा बिल झील जो है कटिहार में है, जिसे रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और भी कुछ प्रमुख झील हैं जैसे कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में,
और खड़गपुर झील मुंगेर में, अजय झील कैमूर में, जगतपुर झील भागलपुर में, मत्स्यगंधा सहरसा में और उदयपुर पश्चिम चंपारण में। अब जो ज्योग्राफी से संबंधित था उसे हम लोग देख लिए, और इसमें जो सेंसस है उसे भी देख ही लेते हैं। जो जनगणना है उसे देख ले रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जनगणना। सेंसस 2011, अभी 2027-26 का तो आया नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे सेंसस। टोटल कितने ज़िले हैं बिहार में? वह है 38। और डिकेड ग्रोथ रेट कितना है? दशकीय वृद्धि दर 25.4। जनसंख्या घनत्व कितना है? यह लगभग 11 से 18वें स्थान पर है। और लिंगानुपात कितना है? 918, 25वें स्थान पर। बाल लिंगानुपात कितना है? जो बच्चों का है, सेक्स रेशियो, वह है 935। तो यह तो अच्छा ही है, सुधर रहा है। और साक्षरता दर कितना है? 61.8, लगभग 62 विधि। तो आप समझिएगा इस चीज़ को। पुरुष जिसमें है 71 और महिला 51। तो यह एक दुखद घटना है कि अभी फीमेल लिटरेसी उतना अच्छा नहीं हो पाई। अनुसूचित जनसंख्या कितना है? लगभग अनुसूचित जाति लगभग 15% है, और अनुसूचित जनजाति कितने हैं? लगभग 1% है। तो शहरीकरण बिहार में कितना है? अर्बनाइजेशन लगभग 11% है। सबसे कम शहरीकरण शायद हिमाचल का है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा है वह बिहार ही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा पटना में है, बट ऑब्वियस है क्योंकि राजधानी है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, पूर्वी मतलब मोतिहारी। और मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है और गया है। न्यूनतम में, तो न्यूनतम में सबसे कम है शेखपुरा में, उसके बाद शिवहर में, फिर अरवल में, लखीसराय, जहानाबाद। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि जहानाबाद की लखीसराय, तो सबसे कम लखीसराय, जहानाबाद उसके बाद। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला जो ज़िला है वह है गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। और अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा 5 ज़िले जो हैं वह पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, तब सीवान। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सेक्स रेशियो है वह, उनमें सबसे प्रमुख 5 ज़िले जो हैं वह है गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 5 सबसे साक्षरता दर वाले जो ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा आगे है रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। तो 3 ही इम्पॉर्टेंट समझना है। और 3 न्यूनतम साक्षरता वाले जो है वो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। और इसमें भी पुरुष जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास की, और महिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास है। और सबसे कम में पुरुष में पूर्णिया है, और महिला में सहरसा। नेक्स्ट इज बिहार वन रिपोर्ट। तो बिहार में लगभग 8% भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है, लगभग 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वह कैमूर है, जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर की फॉरेस्ट है। इसमें से पश्चिम चंपारण जो है वह है 903 वर्ग किलोमीटर, और जमुई 670 वर्ग किलोमीटर। लेकिन घना वन जो है वो पश्चिमी चंपारण में ही। तो न्यूनतम वन कहाँ है? सॉरी, न्यूनतम वन जो है वह शेखपुरा में है, फिर अरवल में है, और सब उसके बाद बक्सर में। बिहार में वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी अभयारण्य के बारे में समझ जाए।
तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। और काला भालू, भारतीय तेंदुआ, भैंस, सांभर बंदर बिहार का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है जो राष्ट्रीय है और यह टाइगर रिजर्व है। इसके बाद गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य देहरादून में, संजय गांधी पटना में, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वह बिहार के कैमूर में है और यह एक टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है। बात का ध्यान रखिए। और बिहार में जो आपदा प्रबंधन के बारे में है, तो बिहार में भूकंप क्षेत्र जो है वो जोन 4 में आता है, 5 में आता है, सॉरी। तो सर्वाधिक खतरनाक जोन में आता है और मधुबनी और सुपौल पूरी तरह से जोन 5 में आते हैं और जोन 4 में जो है पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और जोन 3 में जो है वह गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो ये जो बेल्ट है ना विंध्यन क्षेत्र का, यह ज़्यादा सेफ है। अब लास्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार में फसल उत्पादन। तो प्रमुख फसलों के उत्पादन के आधार पर जिलों का वर्गीकरण जो है वह चावल है सबसे ज़्यादा रोहतास में और सबसे कम बेगूसराय में। गेहूँ जो है वह सबसे ज़्यादा रोहतास में और सबसे कम अरवल में। और मक्का जो है वह सबसे ज़्यादा कटिहार में, सबसे कम अरवल में। दाल जो है सबसे ज़्यादा पटना में और सबसे कम पूर्णिया में। गन्ना जो है पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूर्णिया में। मखाना जो होता है वह दरभंगा, कटिहार, अररिया और मखाना से जाना जाता है। लीची आप लोग जानते हैं नालंदा में होता है और मुजफ्फरपुर में, अमरूद नालंदा में, केला भागलपुर में, केला सॉरी मधेपुरा में और आम भागलपुर और दरभंगा। शाही लीची मुजफ्फरपुर में ही पाया जाता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो इस वीडियो में इतना तक ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड पार्ट आएगा वो हिस्ट्री ऑफ बिहार के नाम से आएगा। तो यह बिहार स्पेशल के लिए सफिशिएंट है। सो पढ़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। दिस इज मी नीरज साइनिंग ऑफ।